मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। आज जनाब बहुत सी बातें होंगी शो में, बहुत सी अहम टॉपिक जो है वो आज हम शो में लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक अहम क्यों है? क्योंकि आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तानी सोसाइटी को सोशली और मॉरली दोनों लिहाज से बहुत ज्यादा डैमेज किया है। बात करेंगे आज हम चाइल्ड लेबर के हवाले से। बहुत से टेलीविजन चैनल्स में, बहुत से शोज में इस तरह की बातें हो चुकी हुई हैं, लेकिन आज हमारा मौजू ये क्यों है, ये आपको आगे चल के पता चलता जाएगा कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया। चाइल्ड लेबर के हवाले से अगर बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 1/4 जो हैंडमेड वर्क है या जो एफर्ट की जा रही है वो बच्चों की जानिब से की जा रही है जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। और ये बच्चे जिस तरह के मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं, जिस तरह के फिजिकल टॉर्चर से गुजरते हैं, इनको मॉरली और सोशली किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि ये इस छोटी सी एज के अंदर वो एफर्ट करते हैं जो एक आम इंसान भी नहीं कर पाता है। इन बच्चों के हाथों में, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, इन बच्चों के हाथों में हम देखते हैं कि कभी हमें नजर आती हैं ईंटें, कभी हमें नजर आते हैं कारपेट्स जो ये अपने हाथों से बनाते हैं। और इस हवाले से बहुत सी यहाँ पर पाकिस्तान में लॉज भी बनाए गए हैं। अभी कुल 5 लॉज कुछ ऐसे भी हैं जो स्टिल इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एनजीओज हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो इस हवाले से काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि कहीं पर भी बाहर जाए, मार्केट में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, तो ये बच्चे हमें वहां पर काम करते हुए स्टिल दिखाई दे रहे हैं। तो किस हद तक ये इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, इससे मजीद हवाले से हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, और इस चाइल्ड लेबर को हम पाकिस्तान से नेस्तो नाबूद किस तरह कर सकते हैं, इस सब पर आज के शो में बात करें। बिल्कुल, और जितनी टेक्निकल बातें करनी थी डेफिनेटली अनम ने तो आपको बता ही दी, लेकिन अगर इंसान बनकर सोचा जाए तो यहाँ पर बात आ जाती है इक्वालिटी की, कि एक बच्चा जो है वो बड़े हाई फाई इंग्लिश स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा जो है उसी कार में बैठे हुए बच्चे को चाय ला के दे रहा है। तो ये फिक्र लम्या है, हमारे पूरे मुल्क के लिए सोचने का एक मुकाम है कि अब तक हम इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर सकते। अब तक क्या वजह है कि आज भी हम देखते हैं कि अगर हमें चाय मंगानी है तो हम छोटे को पुकारते हैं। आज भी अगर हमने घर में मेड रखनी है तो हम किसी ऐसी मासी के बच्चे या बच्चे को देखते हैं कि यार वो छोटा होगा तो वो ज्यादा एनर्जेटिकली काम कर लेगा, और जितनी बड़ी उम्र का होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये तमाम मसाइल हैं, और इसके न सिर्फ मुआशरती इस वजह से मुआशरती मसाइल बढ़ते हैं, बल्कि इस वजह से ये लोग नफ्सियाती तौर पर भी कई उलझन का शिकार हो जाते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे खुद भी देखे हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पूरा शो किया था चाइल्ड लेबर के ऊपर। और जब मैं गई थी और मैंने वहां पर उन लोगों से बातचीत की थी और मैं उनसे मिली थी, तो एक बच्चे ने मुझे बताया था, वो चाय के रेस्टोरेंट पे काम करता था, उसके साथ वहां पर उसकी बहन भी काम करती थी, और उसने मुझे बताया कि वो पूरी रात उस चाय के होटल पे काम करता है और फिर दिन में वो स्कूल जाता है, और स्कूल के बच्चों को वो ये नहीं बताता है कि वो रात भर चाय के होटल पे काम करता है। तो आज हम आपको ऐसे बच्चों से भी मिलवाएंगे और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, इस इशू पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मिलेंगे एक ऐसे छोटे से जिसके हाथ में कलम होने के बजाय औजार हैं। जो मुझे पैसे मिलते हैं आधे मैं अपने पास रखता हूँ, आधे मैं घर में देता हूँ। ये काम पूरा सीख जाऊंगा, सीख के आगे चला जाऊंगा। फुल इंजीनियर हो के ना तो छोड़ दूंगा, फिर अपना ठिया खोलूंगा। हाँ, मिलेंगे कराची में गराज को स्कूल में तब्दील करने वाली गराज स्कूल की ओनर शबीना मुस्तफा। यही चीज मैं करती हूँ कि इनको अंधेरे से रोशनी में लाना, उजाला। मैं कहती हूँ अंधेरे से उजाला लाओ। थोड़ा छोटा काम कर रही हूँ, बट मुझे इसी की खुशी है कि ये जो थोड़ी सी भी मैं कर रही हूँ, मैं अपने नेशन की तरफ से कुछ मैं उसको आई एम ओइंग टू माई नेशन, मैं अपना मुल्क की तरफ कुछ काम करवा रही, कुछ दे रही हूँ। और मिलेंगे पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे स्पार्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सादिया अहमद से। 14 साल से ऊपर के बच्चे को वो इजाजत देते हैं कि आप उसको फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो जब 14 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा तो वो आप उसको मुफ्त और लाजमी या क्वालिटी या म्यारी तालीम है वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो 14 से 16 साल तक का बच्चा तो महरूम रह जाएगा मुफ्त और लाजमी तालीम से। तो ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे। पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर।
जी जनाब, तो इस वक्त मेरे पास जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर है और आज मेरे पास एक अखबार कम है, तो आज अनम के पास ज्यादा खबरें, तो अनम ज्यादा खबरें शेयर करेंगी। खैर, इसकी जो बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है यूएस ब्रीफ्ड अबाउट एंटी टेरर फाइनेंसिंग स्टेप्स और पाकिस्तान मेकिंग कंक्रीट एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग हायर ग्रोथ। ऐसा कहते हैं डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनका इस तरह का बयान है और उनके इस बयान को यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डर ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। जी अच्छा जनाब, जंग है इस वक्त मेरे पास, आई गेस एक्सप्रेस आज हमारे पास मिसिंग है, लेकिन जंग में जो आज मेन लीड लगाई गई है, आई मीन जो मेन हेडलाइन है वो वही है जिसकी हमने कल शो के बीच में ही ब्रेकिंग की थी, धमाके के हवाले से, जिसमें 14 मुसाफिर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और दहशतगर्दी की ये जो कार्रवाई थी, दहशतगर्दों ने बारूदी सुरंग से मरदमशुमारी अमला ले जाने वाली बस को निशाना बनाया है और अभी भी बहुत से अफराद ऐसे हैं जो जख्मी और अस्पताल में जेर इलाज हैं। तो ये जो है वो आज इन्होंने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। जबकि अगर इसी की मेन लीड की मैं बात करूं तो ये है जनाब, शोबाज के पेट से पख्तूनों का पैसा निकलवाऊंगा। जरदारी ने गो नवाज गो के बाद गो इमरान गो का भी नारा लगा दिया। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब न सिर्फ हुकूमत को बल्कि इमरान खान को भी टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और यही जो है वो आज यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जरदारी साहब ने इस तरीके से कहा, तो अगर ओवरऑल देखा जाए और सियासी मंजरनामे पे नजर डाली जाए तो हम देखते हैं कि गो गो के नारे हर तरफ से हैं। अपोजिशन पार्टीज की जानिब से भी गो 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 नवाज है, जबकि सियासी जमातों की जानिब से और सरकारी नारा जो है वो गो इमरान गो है और गो जरदारी गो है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आजकल गो पे ज्यादा जोर है और दूसरा जोर जो है वो डेफिनेटली डॉन लीक्स के हवाले से है और पनामा लीक्स के हवाले से है। डॉन लीक्स के हवाले से कल हमने देखा कि सारी खबरें गर्दिश करती रही। डॉन लीक्स के हवाले से अभी ऑफिशियली जो है वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो भी रिपोर्ट पेश की गई है वजीर आजम नवाज शरीफ को चौधरी निसार की जानिब से, उसका अभी ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली उस रिपोर्ट में क्या है। लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि इस रिपोर्ट को पेश करने में इतना तातुल क्यों है। तो ये कल की मेन खबर रही जो कि कल तमाम तज्जियाकारों और तमाम सियासतदानों के जो है वो बारे में बात की गई कि जी इस तरह की खबर गर्दिश करिए तो रिपोर्ट में तातुल क्यों है। अच्छा, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो कल मैं देख रही थी और मेरा ख्याल है कि आज शायद अखबार में भी लगाई गई हो, वो बिल्कुल यहाँ पर लगी हुई है इमरान खान के हवाले से कि पनामा केस में चुप रहने के लिए मुझे 10 अरब की पेशकश की गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नई खबर सामने आ रही है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जब पनामा केस का फैसला है उसके बाद मुझे खामोश रहने के लिए जो है वो 10 अरब की पेशकश की गई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मरियम औरंगजेब के भी बयान आए कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इमरान खान ने ये भी बातबाजी की है कि अगर मुझे 10 अरब की पेशकश की है तो फिर बाकी इदारों को कितनी पेशकश की गई होगी। जेआईटी जो बनाई गई है उस पर भी सवालात उठ चुके हैं और अब हमने देखा कि एक नया रुख। अच्छा, जैसे इमरान खान का ये बयान सामने आया कि मुझे 10 अरब की पेशकश की गई, वैसे ही मरियम नवाज शरीफ ने फौरन इस खबर की तरदीद की कि बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये खबर जो है गलत है। मरियम औरंगजेब की जानिब से भी हमने देखा, दोनों की जानिब से बयान आता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो यहाँ पर आई है वो है फ्रांसीसी सदारती उम्मीदवार के हवाले से जिन्होंने अपने से इतनी बड़ी एज की खातून से शादी की और कल सारा टाइम हेडलाइंस में भी जो है वो मेन चीज गर्दिश कर रही थी और यहाँ पर पिक्चर भी जो है वो इसी हवाले से लगाई गई है कि 15 साल की उम्र में स्कूल टीचर को ये दिल दे बैठे थे और अब ये उम्मीदवार भी हैं। अब देखते हैं कि ये फ्रांसीसी सदर बनते हैं या नहीं। चले जी, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट फॉर द कपल। अच्छा, यहाँ पर जो बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड है वो है पीएम शेकन बाय पावर चैलेंजेस और एक और यहाँ पर जो मेन खबर है वो है तालिबान क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 14 किल्ड 13 बॉर्डेड इन रोड साइड कुरम एजेंसी ब्लास्ट। और ये वही ब्लास्ट है जिसके बारे में मैं और अनम कल आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे और बता रहे थे कि जख्मियों को कहाँ कहाँ पहुंचाया गया है और किस तरीके से तकलीफ दी जा रही है, सारा कुछ। अच्छा जनाब, अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे जरदारी साहब और इमरान खान के हवाले से, यही आज डॉन ने भी अपनी मेन लीड बनाई है कि इमरान खान और जरदारी दोनों ने एक तरह से लैश आउट किया है एक दूसरे पर और हमने देखा कि गो नवाज गो, गो इमरान गो के नारे तो हमें सुनाई दे रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत से सियासतदान हैं जिनके नाम इसकी जद में आ चुके हैं। ये एक मेन खबर यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा रोड साइड बॉम्ब अटैक ऑन वैन किल्स 14 इन खुरम एजेंसी और वही मेन खबर जो है वो आज यहाँ पर भी लगाई गई है। तो ये तो थी जनाब आज के अखबारों की खबरें। डॉन में क्या था, जंग में क्या था, बिजनेस रिकॉर्डर में क्या था, ये तो हमने जाना। अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे अपने शहर का, शहर कायद का। कराची की जानिब और जानेंगे कफील अहमद से कि आज शहर कायद में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी कफील, अपडेट कीजिए। आपको बताएं कि अपना जिस तरह पूरे मुल्क में जो है वो जलसे जुलूस जारी हैं, तो इसी तरह जो है वो कराची में भी आज एक बड़ा
जो वो एहतजाजी मुजाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से होने जा रहा है मज़ार क़ायद पर, और उसकी तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि वफाक की जानिब से जो है वो सिंध में जो है वो बिजली फराहम नहीं की जा रही है और शदीद लोड शेड है, जिसके खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। और पानी की जो तकसीम है उस पर भी जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वो खासी बरहम दिखाई देती है। दोपहर के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रखा गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के शहर भर से तमाम कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो जमा होने की तवक्का जो है वो जाहिर की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुअली जो ये अप्रैल का एंडिंग है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बड़ा मुजाहरा जो है वो तरतीब दिया गया 30 तारीख को, और जो दीगर जमातें जिसमें MQM है और PSP है, वो भी जो है वो कराची के हकूक़ के हवाले से, या अगर आप ये कहा जाए कि जो कराची के मसाइल हैं उनके हवाले से जो है एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू कर रहे हैं। जी ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्र करते हैं तारिक खान की जानिब, और जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी तारिक खान अपडेट कीजिए। जी लाहौर में ऐसा तो आज बहुत सारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो होने जा रही हैं, लेकिन 3 एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले पंजाब असम्बली का इजलास है जो मुसलसल 3 रोज़ से जारी है और हंगामा खेज़ इजलास है उसमें, क्योंकि गुज़श्ता दो रोज़ से जो पोजीशन है उन्होंने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करने की इजाज़त तलब की है, और जबकि हुकूमती जो अरकान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के हक़ में जो है करारदाद पेश किया है। इनको तो इजाज़त मिल गई लेकिन अपोजिशन को इजाज़त नहीं मिली, तो उस हवाले से एक हंगामा खेज़ इजलास दोबारा से आज तीसरे रोज़ भी जारी रहेगा। उसका टाइम जो है 10 बजे ये इजलास शुरू होगा, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे तक चलेगी। जिसके साथ क्रिकेट का क्योंकि एक अहम खबर है, और खालिद लतीफ़ जो हैं वो पेश होंगे आज ट्रिब्यूनल के सामने, और एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के हवाले में से वहाँ पे वो अपनी पेशी भुगतेंगे और उनके खिलाफ जो एविडेंस हैं वो बताए जाएंगे और वो अपने सफाई में वो जवाब देंगे। 11 बजे के करीब उनको वहाँ पे तलब किया गया है, जिसके बाद आज ये सारी कार्रवाई अमल में आएगी। इसके अलावा एक अहम जो है वो पंजाब के लाहौर के हवाले से ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो जो वाईफाई सर्विस है इंटरनेट की, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लाहौर में 200 मुकामात पर आवाम को फ्री सर्विस जो है वो अवेलेबल की जाएगी। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कमरुज़्मान कायरा वो मौजूद हैं यहाँ पे, और कुछ अपडेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स की तो मौज लग वाईफाई सर्विस अब मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सक्खर का, जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है, लेकिन गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ के शहरियों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जमील से। जी जमील, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। जी सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर है, और सक्खर इतना खूबसूरत शहर है कि क्योंकि इसकी खूबसूरती दरिया सिंध के से मंसूब है। दरिया सिंध के किनारे पर शहर वाक़ है, लेकिन शहरियों की बदकिस्मती ये है कि 30 साल से शहरियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। और ये पानी क्यों नहीं मिल रहा, इसकी वजह यह है कि सियासी और इंतजामी जो गफलत है, संगीन गफलत है, उसकी वजह से शहरी जो है इसका गंदे हैं। दरिया सिंध के किनारे पे होने के बावजूद जो है यहाँ पे 2 फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं जो सिर्फ 50% लोगों को पानी जो है साफ पानी मुहैया करते हैं, लेकिन वो साफ पानी नहीं होता, वो डायरेक्ट पानी दरिया से लिया जाता है। दरिया में जिस तरह पानी हो, जैसे इस वक्त पानी में का फ्लो कम है तो पानी में जो है जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। जब पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो जरासीम कम होते हैं। तो जरासीम को खत्म करने के लिए इनके पास कोई लाएमल नहीं है। निसासिक को ये पानी का इंतजाम दिया गया था, गुज़िश्ता 7-8 साल से निसासिक के हवाले है, लेकिन निसासिक जो है वो भी संगीन जो है वो जुर्म का इर्तिकाब कर रही है, क्योंकि शहरियों को अगर पानी साफ नहीं मिलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। इस वक्त सक्खर में जो है हेपेटाइटिस B और C की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेगा प्रोजेक्ट के लिए तो काम करते हैं, लेकिन जो शहरियों को साफ पानी है उसको मुहैया करने के लिए ठीक है जमील मुगल अपडेट कर रहे थे और वो यही कह रहे थे तो बना लेते हैं, लेकिन शहरियों को कोई फायदा नहीं होता, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स का। आगे बढ़ते हैं और शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान, जिनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी अली फुरकान बताइए। बिल्कुल, आज यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मामूल की चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कुछ केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिसमें
जो अहम तरीन जो केस जो आज है वो इलेक्शन कमीशन में मेयर रावलपिंडी की नाअहली से मुतल्लक है, जिसका आज फैसला आना मुतवक्को है। गुज़श्ता समात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना फैसला महफूज किया था और आज इम्कान है कि वो फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ जुमे के दिन जो तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज का कॉल दे रखी है इमरान खान ने पनामा फैसले के बाद के हवाले से, उस हवाले से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप लगाए गए हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और यहाँ से जो रुकन असेंबली है असद उमर, वो आज इन कैंप्स के ऊपर जो यहाँ के शहरी हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उस जलसे के हवाले से। इसके अलावा वजीर रेलवे साद रफीक आज रावलपिंडी में रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान रेलवे का जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर वो जो है वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तो सियासी जो गहमा गहमी है वो आज ज्यादा गालिब रहेगी जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। दीगर जो सियासी रहनुमा है बहुत शुक्रिया अली फुरकान इस्लामाबाद से आप हमें आते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि जब पनामा केस का फैसले की बात की गई थी तो कहा गया था कि तमाम सियासी जमातें इस फैसले को कबूल करेंगी, तो फिर अब एहतजाज किस बात का किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि डॉन लीक्स रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर वजीर दाखिला को कर दी गई है। मुंदरजात का तफसीली से जायजा लेने के बाद आज रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी जाएगी और वजीर आजम की मंजूरी से इसकी सिफारिशात को पब्लिक कर दिया जाएगा। जी हाँ, डॉन लीक्स की रिपोर्ट को कब पब्लिक किया जाएगा, इसका इंतजार पूरे पाकिस्तान को है। की बात करते हैं, जिसके इस्तेमाल से हालिया दिनों में तनसाजों की अमवाज के बाद पहली मरतबा मुनफरिद कैटेगरी मैन फिजिक मुतारिफ कराई गई। फिजिक के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की है। पेशावर के रिहायशी नुमान ने ये टाइटल अपने नाम करके अपने सूबे का नाम रोशन कर दिया है और नुमान के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। और पाकिस्तान ने एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए कौमी खिलाड़ियों को वीजे जारी न करने पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर अहलकार को दफ्तर खारजा तलब करके सख्त बरहमी का इज़हार किया। पाकिस्तानी स्क्वैश फेडरेशन ने 17 मार्च को वीजों की दरख्वास्त दी थी, तब भारत ने खिलाड़ियों को वीजे नहीं दिए। पाकिस्तान ने मामला एशियन स्क्वैश फेडरेशन के साथ भी उठाया है। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 26 से 30 अप्रैल तक चेन्नई में हो रही है और ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत की जानिब से वीजे जारी नहीं किए गए। इससे पहले हमने देखा कि हॉकी टीम के साथ भी यही सलूक किया। अरे जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उन्होंने हमारे मैनेजर्स को वीजा इशू करने में इतना इशू किया था, तो ये तो फिर स्क्वैश की टीम है बेचारी। इससे पहले भी हो चुका है और आगे भी हम देख रहे हैं कि भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट है उस पर हम बिल्कुल भी सवालात यूं नहीं उठा सकते, क्योंकि ये टैलेंट जो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे भारत वीजे जारी करे या नहीं करे। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी चैंपियंस हैं और चैंपियंस ही रहेंगे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल आज? एडिटोरियल आज हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा है कि मरदमशुमारी का दूसरा मरहला जारी है, खाना शुमारी हो रही है 87 अजला में। उस हवाले से क्योंकि न्यूमरेटर्स पर जो है वो हमले हो रहे हैं और काफ़ी कुछ इनकी हलाकतें हुई, शहादतें हुई। इसी हवाले से एडिटोरियल है कि पैरल्स फॉर सेंसस वर्कर्स के अभी हमने देखा कि कोरोना एजेंसी में गुज़श्ता रोज़ एक धमाका हुआ जिसमें 10 अफराद शहीद हुए। बेसिकली वो न्यूमरेटर पर ही अटैक था और उसमें 2 न्यूमरेटर्स जो हैं उनकी शहादत हुई, उनको जहाँ बाग हुए। और इससे पहले गवादर में भी एक पर्सनल यूनिफॉर्म में उन पर अटैक हुआ, जहां वह शहीद हुए, एक जख्मी हुए। फिर हमने देखा लाहौर में धमाका हुआ था, एक बस को जिसको हायर वैन थी जिसमें सेंसस टीम को लेके जाया जा रहा था, 4 फौजियों की शहादत हुई वहाँ पर। तो इदारे ने ये कहा है कि बेदियां पर हुआ था। जी हाँ, इदारे ने ये नहीं कहा है कि इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो वो कि मिलिटेंट्स जो हैं दे आर अप टू द आर्म फोर्सेस, वो उनको चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस पर अटैक करें। अभी भी उनकी बाकियात हैं जो इस ताक में रहते हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट्स पर अमल करें। और दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत अहम है वो ये है कि कुछ पॉलिटिकल इसमें इश्यूज भी हैं। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि ये सेंसस जो है ये हथियार है, सियासी हथियार है जो उनके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो उनका जो वफाक में हो या सूबे में हो या उनके इलाकों में जो अक्सरियत है उनकी,
वो मुतासिर हो सकती है अगर सेंसस के जरिए, तो वो भी एक फैक्टर है, उनकी वजह से भी अटैक हो रहे हैं। अभी उसका तयन होना है कि इसके पीछे है कौन दरअसल, लेकिन ये इश्यूज जो है हाईलाइट किए गए हैं ट्विटर में। अच्छा, सेंसस के हवाले से हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो सेंसस की जहाँ तक बात है वहाँ तो ये था कि जो भी सेंसस की टीम्स हैं या जो भी ये प्रोसेस होगा, मरहला होगा, इसमें पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ सिक्योरिटी लैप हो जाता है या कहाँ मिस कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत अच्छा जो ये प्रॉब्लम हो रही है? यही वजह, इदारे ने भी यही सवाल उठाया है कि हम सब मानते हैं एक बात कि ये अटैक हुआ है, लेकिन अटैक से ज्यादा मेन चीज ये है कि कोरोना एजेंसी में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई है, वहाँ पर इतना खतरनाक सूरत हाल है, आपको मालूम है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो ये अटैक कैसे हुआ, इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है, आपको चेक करना चाहिए था। फिर पोलियो टीम का भी जिक्र किया गया कि पोलियो पर भी टीम्स पर भी अटैक होते हैं, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनके रूट चेंज करें, अगर जो बार बार एक रूट से जाते हैं नेक्स्ट टाइम वो वहां से चेंज करें, अपने रूट किसी और जानिब से जाएं, किसी और रास्ता इख्तियार करें। ये दारिया ने इसको हाईलाइट किया। बिल्कुल, इस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है इस टीम के हवाले से भी, और ये कंसेक्टिवली तीसरा हमला है जो हुआ है इस टीम के ऊपर, तो अभी इस पर काफी कुछ करने की जरूरत है और इस पर स्टूडेंट्स भी आज लिखे गए हैं। ये बताएगा अगला इदारे इस पर किस हवाले? अगला हमने देखा कि कल कराची में रेंजर्स की कार्रवाई हुई, कराची में हुई, रेंजर्स ने एक बिल्डिंग पर उर्दू बाजार में छापा मारा। एक कालादम तंजीम का दहशतगर्द था जिसकी निशानदेही पे ही छापा मारा गया, और रेंजर्स के इख्तियारात को हमने देखा कि इशू आते रहे हैं कि इख्तियारात में तोसी हो, और जैसे ही इख्तियारात में तोसी, रेंजर्स ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जिसकी खुद आवाम ने भी पजीराई की और इदारियों ने भी तारीफ की है कि रेंजर्स को हमें मुस्तहकम करना है, और कानून नाफिज करने वाले ये जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन की ये कामयाबी है, क्योंकि आपने देखा कि जब अटैक हुआ है तो दहशतगर्दों ने फायरिंग की रेंजर्स पर, एक खुद बमबार ने आपको उड़ा लिया, एक बच्चा भी शहीद हुआ बेचारा, उसको भी जहाँ हो गया क्रॉस फायरिंग में। तो ये रेंजर्स की तारीफ की गई है कि अगर कानून नाफिज करने वालों के हाथों में मजबूत करने चाहिए, और हमें कराची की सिक्योरिटी पर खास कर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि कराची हब है और यहाँ से ही अभी अगर मिलिटेंट्स की सफाया करेंगे तो हमारे फ्यूचर, हमारा मईशत और हमारे इस मुल्क का इस्तेहकाम की जरूरत है। ठीक है। अच्छा नफीस भाई, हमने बिल्कुल देखा कि रेंजर्स ने किस तरीके से कार्रवाई की कि अपार्टमेंट्स में जितने भी लोग थे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो डेफिनेटली जब उन्होंने खुदकुश अपने आप को उड़ाया तो उसमें एक बच्चा भी जो है वो शहीद हो गया। ओवरऑल अगर कराची की सूरत हाल देखी जाए तो जो कराची के शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जाता है या दूसरे लोगों की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि जी रेंजर्स अभी हमारे शहर में बड़ी ज़रूरी है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो वाक़या हुआ ये आला मिसाल है कि बिल्कुल मतलब अभी शहर कायद को जरूरत है रेंजर्स? बिल्कुल, ये इस चीज़ तो साबित कर दिया है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो पेनिट्रेट कर गए। देखिए वो औरंगी टाउन से शिफ्ट हुए थे उर्दू बाजार में, और किसी एक बिल्डिंग में रहते, अपने पड़ोसियों से भी उनसे ताल्लुकी थी, उनको मालूम नहीं था, किराएदारी एक्ट में भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो रेंजर्स कार्रवाई कर रही है, और रेंजर्स ने अगर ये ना कार्रवाई की होती और वो लोग अटैक कर जाते हैं, और यही अदारियों ने और दूसरे आर्टिकल्स ने भी ये कहा है कि छोटे छोटे वाकयात को कर्टेल करने से बेहतर है कि हम जो बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई कर रहे हैं हमें खुद भी नजर रखनी चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड भी आपने उसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आपके आस पड़ोस में कोई रह रहा है तो आपने उस पर नजर रखनी है कि किस तरह की मशकूक उनकी सरगर्मियां तो नहीं है, और रेंजर्स का किरदार हालात तो कराची के बेहतर हुए हैं, इससे तो कोई डिनाई कर भी नहीं सकता, और रेंजर्स की जो तमाम तर काविशें हैं वो भी काबिले तारीफ है और अवाम उसको सराह भी रही है। बल्कि मैंने देखा कि अभी लास्ट टाइम तो बाकायदा अवाम ने नारे लगाए हैं, रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं नफीस साहब, और दो अहम इदारियों पर हमने बातचीत की और जाना कि आज इदारियों में क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका मिल गया। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पनाह देने वाले शहरियों को सजा देने से मुतालिक हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पनाह देने वाले शहरियों को सजा देने से मुताल्लिक हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। जज की जानिब से जारी हुक्मनामे का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन एजेंट से शहरियों को ताउन पर मजबूर करने के तरीके तलाश करने की हिदायत की थी, मगर मुतनाज़ पॉलिसी पर अमल से पहले ही सैन फ्रांसिस्को और सेंटा क्लॉर काउंटीज ने अदालत से रुजू कर लिया था। हुक्मनामे के तहत इमिग्रेशन एजेंट से ताउन न करने वाले शहरियों को विफाकी इमदाद रोकी जानी थी, लेकिन अदालत ने हुक्मनामे को गैर कानूनी करार देकर फैसले को मुअत्तल कर दिया।
चलिए जी, नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार अवाम के सामने आए। शिकागो यूनिवर्सिटी में तलबा से मुखातिब हुए और नौजवानों के मनपसंद काम सेल्फी पर बात करते हुए मशवरा दिया कि वो मोहतात रहें। अमरीकी सदर ये भी कहते हैं कि स्कूल के दौर में उन्होंने जो कुछ किया, अगर इस वक्त की तस्वीर मंजर आम पर हो जाती तो वो कभी भी अमरीकी सदर नहीं बन सकते थे। और हम सबको यही लगता है कि हम सब जितनी शरारतें करते हैं और अभी हम बताएं कि हम एंकर्स हैं तो कोई यकीन ना करे कि यार पर्सनैलिटीज में इतने चेंजेस होते हैं। और अभी इनके हवाले से एक और खबर आई है, जो लेक्चर्स ये देने वाले हैं, कितने महंगे लेक्चर्स होंगे वो। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएंगे आज की तारीख। आज के दिन यानी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेर्नोबिल जौहरी प्लांट पर दुनिया का बदतरीन एटमी हादसा रूनुमा हुआ था। चेर्नोबिल एटमी पावर स्टेशन के कारकुन रिएक्टर नंबर 4 में कुछ तजुर्बात कर रहे थे कि अचानक तकनीकी खराबियों और डिजाइन में नकाइस के बाइस पे दर पे कई धमाके हुए। इन धमाकों के नतीजे में ये रिएक्टर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि ताबकारी शुआएं हमसाया सोवियत रियासतों बेलारूस और रूस तक जा पहुंची। धमाकों के बाइस 2 कारकुन फौरी तौर पर हलाक हो गए, जबकि 28 अरकान ताबकारी शुआओं की जद में आने की वजह से अगले चंद महीनों के अंदर अंदर चल बसे। और जनाब, बात हो रही है चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो आपको बताएं कि वक्त की जरूरत बच्चे जो किसी मुल्क का मुस्तकबिल, सरमाया और असासा होते हैं, जब हालात से मजबूर होकर हंसते खेलते दिनों में काम करने निकल खड़े हों तो क्या होता है। बिल्कुल, और जब ऐसा होता है तो यकीनन इस मुआशरे के लिए एक बहुत अलमिया वजूद पा रहा है। कराची में भी एक ऐसा छोटा है जिसके हाथों में किताबों के बजाय औजार है। आइए देखते हैं। मुश्किल चल रहा है, उसके बाद क्या नाम है, आगे जाके मैं भी क्या आगे उस्ताद बनूंगा। जो काम बोलता है वो काम करके देता हूँ। मैं अपनी मेहनत से पीछे हटा हूँ, ये कभी भी नहीं हुआ है। मैं भी एक दिन अच्छा वक्त आएगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। मैं अपनी हुनर के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, हुनर के लिए मेहनत करूंगा, कभी ना कभी मैं कामयाब हो जाऊंगा। मासूम से बच्चे की आपने बातें सुनी, और एक बड़ी ही खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि ऐसे बच्चों को कभी भी छोटा मत कहें, क्योंकि ये छोटे अपने घर में कितने बड़े हैं और कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हैं, ये शायद आप नहीं जानते हो। बिल्कुल अनम, और मोस्टली ये होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, बाहर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो चाय के ढाबे पे हो, चाहे वो किसी घर में मुलाजिम हो, या वो किसी की बेबी सिटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन तमाम लोगों का एक ही पॉइंट होता है कि जी हमारे फादर ने कहा कि घर में ये मजबूरी है, ये प्रॉब्लम है, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इतना पढ़ाई में मिलेगा नहीं, और ये नहीं होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, तो हम आपको काम पे लगा लेते हैं ताकि आप आगे चल के जो है वो एक प्रोफेशनल मैकेनिक बन जाएं। तो ये सोच बड़ी गलत है। आपने अगर इस फील्ड में आगे आना भी और आप चाहते हैं कि आप यही काम करें, लेकिन उसके साथ साथ आप इन्हें तालीम जरूर दिलवाएं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर राइटर और जर्नलिस्ट खुर्शीद हैदर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम फाइन, नॉट एन अर्ली पर्सन, लेकिन ये कि आप लोगों ने बुलाए तो चले जी, थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी सुबह सुबह और से आ गई। अच्छा, आज हम बात करें ओवरऑल चाइल्ड लेबर के हवाले से। गो कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लॉज भी हैं, गो कि हमारे मुल्क में इंसानियत भी है और बहुत सारी NGOs इस हवाले से काम भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कमी नहीं आ रही है। मामला झूका तू है, इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए? एक तो नंबर 1 ये मालूम करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किन इलाकों में, कुछ इलाके दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। और दूसरा ये कि जहाँ गुर्बत होती है तो वहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। अब आप ख़ास तौर पे हमारा इलाका आप लिए, ख़त्ता लिए, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया है, या वो मुल्क जहाँ पे बहुत गुर्बत है, वहाँ पे आप देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती, फैमिलीज़ भी बड़ी होती हैं और गुर्बत है, तो वो वालिदैन उन बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे जिनके पास पैसा नहीं होता है। और फिर घर में इतने सारे, देयर आर सो मेनी माउथ्स टू फीड,
तो उनको आप किस तरह से खिलाएंगे अगर पैसा नहीं होगा। लिहाजा अब हर घर में, जैसे हमारे कराची में, आप पाकिस्तान में ले लिए, रूरल एरियाज़ में ले लिए, 8-8, 6-6 बच्चे होते हैं घर के अंदर और कमाने वाला बाप होता है सिर्फ। तो वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से उनकी आप किफ़ालत कर सकते हैं। तो उन बच्चों को आप लामाला फिर नौकरियों पे लगाते हैं। अब वहीं से फिर मसले शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा जिसका हक है कि वो स्कूल जाए और वो इतनी मेहनत ना करे छोटी उम्र में, उसको वो करना पड़ता है। तो उसकी हर लिहाज से उसके ऊपर, उसका फिज़िकली और मेंटली उसके ऊपर असर पड़ता है। अब आई बिलीव जून 12 इज़ चाइल्ड लेबर डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए मनाया जाता है कि एक अवेयरनेस आए लोगों में कि वो बच्चे जिनके हुकूक मारे जा रहे हैं। तो इस इलाके में मैं यही कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट करेगी रूल्स, आपके लॉज ज़रूर पास होते हैं और बहुत पास हुए हैं, बट अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो एक मजाक बन जाता है। एग्जैक्टली, लॉस खुशी जी बहुत ज्यादा है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और यही बात अब जब शो मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें ये बात कर रही थी कि हमारी सोसाइटी इस वक्त ना सिर्फ सोशली बल्कि मॉरली भी इस वक्त उसको काफी डैमेज हो रहा है इस वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें से एक आपने अभी जिक्र किया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फैमिली प्लानिंग के हवाले से कोई चीज़ यहाँ पर इस वक्त नहीं की जा रही। किस तरह से इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर कोई हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को हम विद इन पाकिस्तान, क्योंकि NGOs भी काम कर रही हैं, बहुत से सोशल वर्कर्स हैं जो चाइल्ड लेबर के हवाले से काम कर रहे हैं, बट स्टिल हम देखते हैं कि आज भी हमें सड़क किनारे पे कुछ ऐसे छोटे बच्चे नजर आएंगे जो ये काम कर रहे होंगे, ईंटें बना रहे होते हैं, कारपेट्स बना रहे होते हैं, ग्लास बना रहे होते हैं, बट स्टिल इस हवाले से काम हो भी रहे हैं और नजर भी नहीं आ रहे। देखो, सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो जिसके पास ताकत है वो है हुकूमत। आपकी हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है लॉज और मुल्क को चलाती है। तो फ़र्ज़ तो सबसे पहले उन अदारों पे जो हुकूमत के हैं उनके ऊपर आयद होता है कि आप बाहर के मुल्क में आप जाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप यूरोप में चले जाइए। मैं इंग्लैंड में रही हूँ, जब मैं छोटी थी मेरे वालिद का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमारे यहाँ को एक फैमिली मिलने आई पाकिस्तान से और वो उनको भेजा गया था, हुकूमत ने भेजा था वो ट्रेन सिस्टम देखने के लिए। तो 6 महीने के लिए गए, वो बच्चों को लेके गए। तो उनके बच्चे जो थे वो सड़क पे दिन में नज़र आए। तो भाई वो पुलिस वाला उनके घर पहुंच गया और वहाँ की जो अदारे हैं उनका आदमी पहुंच गया कि ये बच्चे सड़क पे कैसे नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इसलिए कि ये कोई बच्चा, ये स्कूल जाने का टाइम है, कोई बच्चा सड़क पे नज़र एक सर्टेन पीरियड में सुबह से दोपहर तक नहीं आता नज़र। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बाहर से आए हुए हैं और हम इस मकसद से आए हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप इतने महीनों के लिए आपको बच्चों को स्कूल में डालना पड़ेगा, जो पब्लिक स्कूल है। तो वो तीनों बच्चे जो बड़े खुश होकर आए थे कि अब हम स्कूल से बच गए हैं, हाँ। उनको इंग्लैंड में स्कूल में जाना पड़ा। तो देखो, ये होता है हुकूमत का, कि हुकूमत की सिस्टम ऐसा है ना वहाँ पे कि उन्होंने देखा कि वो बच्चे क्यों हैं बाहर, उनको स्कूल में होना चाहिए। तो जब आपकी हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी इन चीज़ों को, आप एक तो फैमिली प्लानिंग, अब वो उसके लिए बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग हमारा मज़हब भी नहीं इजाज़त देता, ये जो कोई भी रीज़न, ये लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, वो उनको बताना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि आप ऐसे एक सिस्टम बनाएं कि आप देखें कि भाई बच्चे स्कूल जाएं। अब लेकिन स्कूल कैसे जाएं वो सही, कि जब उनको उनके वालिदैन कहाँ से उनको स्कूल भेजेंगे, जहाँ खाने के मसाइल हो, आप अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं तो आप वो गवर्नमेंट स्कूल्स, अब आपने जो पीले स्कूल कहलाते थे, अब आप देखिए कि वो स्कूल्स ही खत्म हो गए हैं, गोस्ट स्कूल्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। तो वो बच्चों को आप भेजेंगे भी कैसे? किसी अगर वालिदैन भेजना भी चाहें, आपके यहाँ जो मासी काम करती है उसको एहसास है कि मेरी तरह मेरे बच्चे ना जिंदगी गुजारें, वो स्कूल में जाएं। माँ को ज्यादा ख्याल है। अगेन वही है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो जब आपके वालिदैन एजुकेटेड नहीं हैं,
वो क्यों बच्चों को एजुकेट करेंगे? लेकिन ये चीज़ हम नोट करते हैं, हमें एहसास है कि जो हमारी मासियाँ आती है उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। हाँ। अब वो स्कूल अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कहाँ से फीस अदा करेंगे इतनी ज्यादा? और जो पब्लिक स्कूल्स होते थे, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रही हैं डेफिनेटली कि ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है और उसी को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लोग अपनी मदद आपके तहत ज़्यादा काम करते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं, जो गरीब वालिदैन हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चे बड़े स्कूल में जाएं, तो वो डेफिनेटली उनको काम पे लगा देते हैं या फिर पढ़ाते ही नहीं हैं। इस मसले को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? क्या इंडिविजुअली बच्चे को जाके अवेयरनेस दी जाए कि आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा? क्या वालिदैन को घर घर जाके अवेयरनेस दी जाए? क्योंकि मसला तो सॉर्ट आउट करना है ना। छोटे छोटे बच्चे तो यहाँ औजार लिए और शॉप्स के ऊपर घूम रहे हैं। देखो, वो बच्चे को तुम कैसे जाके अवेयरनेस दे सकते हो? वो बच्चा तो छोटा है। सबसे पहले तो आप उनके वालिदैन को जो नहीं, मतलब उन बच्चों के जहन भी काम कर करके इसी तरह ढल गए हैं कि नहीं, यही हमारा काम है, इससे पैसे मिलते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ना, वो उनकी ब्रेन बिल्डिंग भी इसी तरीके से ही करते हैं कि नहीं, आप जाओगे तो पैसे आएंगे, आप बड़े होके अगर एक आप मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे हो तो बड़े होके आप अच्छे कारीगर बन जाओगे। ये वाला माइंडसेट भी है। बच्चों के जहन में किसने डाला है? वो बड़ों ने डाला है ना। बिल्कुल खुर्शीद जी, अभी मैं एक स्टोरी देख रही थी, हम लोगों ने इवन प्ले भी की थी, तो उसमें वो बच्चा भी ये कह रहा था कि आज तो मैं छोटा हूँ लेकिन बड़े होके मैं जरूर उस्ताद बनूंगा। मतलब उसमें ये वाली तड़पनी थी कि मैं बड़े होके कुछ बड़ा काम करूंगा। उसकी सोच वहीं तक महदूद हो गई थी कि अभी मैं छोटा हूँ, उसके बाद एक वक्त आएगा कि मैं अपना हुनर सीख के उस्ताद बन जाऊंगा या इस जगह इस गैराज का मालिक बन जाऊंगा। मतलब उनके ख्वाब भी वहीं पर ब्लॉक होकर रह गए। तो इंडिविजुअली हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों की ब्रेन बिल्डिंग की जा सके, ऐसे लोगों का माइंड थोड़ा जो है वो इन चीजों की तरफ से निकाला जा सके। देखें, वो अगेन आई वुड से कि जो अदारे हैं और जिसमें हुकूमत बहुत बड़ा उसका रोल है, तो वो जब वालिदैन को कहेंगे, बड़ों को कहेंगे, उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आप अपने बच्चों को तालीम दिए। अच्छा, अब आप उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, उनके जहन में आता है हाँ हम बच्चे को भेजें। अब वो अगर भेजना चाहते हैं, उनके पास तो एक लिमिटेड इनकम है ना, वो खुद मजदूर होते हैं, वो खुद घरों में जाके औरतें काम कर रही होती हैं, तो उनको अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो उनमें अगर अवेयरनेस भी है, लेकिन वो अगर बच्चों को काम करने के लिए नहीं भेजते हैं तो चूल्हा कैसे जलेगा? तो अगर आप अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, साथ में आप उनके वसाइल भी पैदा करिए कि अगर आप बच्चों को आप स्ट्रिक्टली आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये हुक्म है गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, हर बच्चा अप टू दिस एज कि वो क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक उसको जाना लाजमी है स्कूल, और उसका गवर्नमेंट जो है वो फ्री स्कूलिंग करेंगे। ठीक। और फिर अगर आप ये कहें कि भाई अगर उनको खाना, बहुत शुरू में आपने अभी हाल में ये भी हुकूमत की तरफ से आया था कि भाई वो जो बच्चा जाएगा उसको खाने को भी मिलेगा, उसको किताबें भी मिलेंगी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कहीं कहीं आपने सुन लिया, कहीं कहीं हो गया, बट ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर हुकूमत ये सोच ले, बिल्कुल जहन तैयार कर ले कि नहीं, हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, तो हमें ऐसे स्कूल्स खोलने हैं जहाँ बच्चों के लिए फ्री होगा, तो वो फ्री एजुकेशन होगा जाना उनका, तो वो वालिदैन थोड़ा सा सोचेंगे भी कि हाँ ये बच्चा जा रहा है और इसको तालीम मिल रही है, चलो पार्ट टाइम वो बच्चा काम कर ले, पार्ट टाइम वो स्कूल चला जाए। लेकिन जब वो चीज है ही नहीं, वो भेजेंगे कैसे?
जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जब कोई पॉलिसी नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़े खास टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। और अगर चाइल्ड लेबर है हमारे मुल्क में तो इसका हल तलाश करने की भी जरूरत है, वालिदैन को भी अवेयर होना चाहिए, वरना तैयबा केसेस जैसे केसेस सामने आते हैं। इस पर मजीद भी कुछ बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। लाड़काना से जहाँ इमारत की तामीर के लिए खुदाई के दौरान करीबी इमारत मुनहदिम हो गई है और मलबे तले दबकर 2 मजदूर जांबाक हो गए हैं, जबकि 3 मजदूरों की तलाश इस वक्त जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान जुनेजो से। जी एहसान, अपडेट कीजिएगा, लाड़काना में ये वाकया पेश आया है, मलबे तले और भी कोई शख्स है? जी, ये लाड़काना शहर का बाकरानी रोड है, जहाँ पर एक इमारत का ज़ेर तामीर इमारत का काम जारी था। उसका एक बेस बनाया गया था जिसकी खुदाई की गई थी। दौरान उसके के करीब एक इमारत जो कमजोर हो गई थी वो मुदम हो गई है और उस इमारत के मलबे के नीचे दबकर जो है वो 2 मजदूर जांबाक हो गए हैं, जबकि 3 मजदूर जो लापता थे उसकी तलाश जारी थी। ताहम अब वो भी मिल गए, वो उस मलबे में नहीं थे। इंतजामिया कह रही है कि वो कहीं दूसरी जगह पर थे। ताहम मलबे के नीचे कोई भी वहाँ भी मजदूर काम कर रहे थे, उस वजह से जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी की गई शुरू कर दी गई है, जिसमें पुलिस और मकामी लोग हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और दीगर अमलदार भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी मशीनरी भी तलब कर दी गई है, जबकि 2 जो जांबाक मजदूर हैं उनके नाम रजब और महबूब नाम है उनके, वो मुजफ्फरगढ़ के जो रिहायशी बताए जा रहे हैं। उनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसके ऊपर ये सो रहे थे और ये करीब ज़ेर तामीर के इमारत के करीब जो है वो वहाँ बेकरी पे मजदूरी करते थे और सो रहे थे वहाँ पर। जैसे ही इमारत गिरी तो ये उसके नीचे आकर दबकर जांबाक हो गए। तो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, एम्बुलेंसेज मंगवाई गई हैं और मलबा जो है उसको हटाने की जो कार्रवाई है वो जारी है। ठीक है, एहसान जुने जो अपडेट कर रहे थे, लाड़काना में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस हवाले से आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। बात हो रही है अब चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो जनाब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मुआशी बदहाली हो, सहूलियात का फुकदान हो, महरूमी हो, इस्तेहसाल हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ने जगह जगह इस अलमिया को जन्म दे रखा है और यही वजह है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, जब बच्चों को मुनासिब तालीम ना मिले तो फिर वो काम करने लग जाते हैं, लेकिन कराची में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने इस स्कूल की ऑनर से मुलाकात की है, आइए देखते हैं। मेरा नाम शबीना मुस्तफ़ा है और मैं गराज स्कूल की बानी हूँ। ये नवंबर 99 से यहाँ शुरू हुआ था और ये हमारे बिल्कुल गरीब बच्चे यहाँ आते हैं जो 15 और 20 हज़ार के अंदर इनके पेरेंट्स हैं। ये चौकीदार है, माली है, गार्डनर है, ड्राइवर्स हैं। आप किस तरह देख सकते हैं जो बच्चे आपके पास आए तो किसी उम्मीद से वो आए और वो किस उम्मीद से आए कि तालीम हासिल करना, और तालीम उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लिए वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, मगर उनके लिए ये अंधेरे से हम उजाले में ला रहे हैं, उनको बिल्कुल अंधेरे में। तो यही चीज़ मैं करती हूँ कि इनको अंधेरे से रोशनी में लाना, उजाला। मैं कहती हूँ अंधेरे से उजाला लाओ। माएँ इनके घरों में काम करती हैं, फादर्स इनके घर या चौकीदार हैं या ड्राइवर है या गार्डनर है। बहुत मैंने बहुत ही गरीब है, इसके गरीब अगर नहीं हो तो मैं उनको नहीं रखती हूँ। माई क्राइटेरिया बिकॉज हमारे फ्री स्कूल है, मैं उनको चार्ज नहीं करती हूँ। और इसके अलावा हम इनको दूध देते हैं, बिस्किट देते हैं, खजूर देते हैं बिकॉज खजूर बहुत न्यूट्रिशनल होता है। उसके बाद हम इनको मल्टीवाइटामिन्स रोज़ देते हैं। बड़ी लड़कियों को ये देते हैं, आयरन की गोलियां देते हैं। हाँ, इनके माएँ आते पढ़ने के लिए, इनके बड़े भाई आते पढ़ने के लिए, इनके पहले फादर्स भी आते थे पढ़ने के लिए। अगर मैं इनको एक फैमिली लेके नहीं चलूँ तो आप एक माँ बाप को बच्चे से अलग नहीं कर सकते हैं। इनका घर अगर हो तो मैं जैसे स्कूल चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ उनके घर भी वैसी हो। तो मैं सबको कहती हूँ मैं बर्थ से लेके डेथ तक ले जाती हूँ। अगर इनकी कहीं ज़रूरियात हो, इनके फैमिली में डेथ हो जाए तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैं बिल्ड करना चाहती हूँ स्कूल विच विल बी कॉल्ड द फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी स्कूल। फैमिली के स्कूल होना चाहिए जिसमें उनके सारे जो ज़रूरियात होते हैं ना पूरा होना चाहिए।
उनको हम बच्चों को बैंकिंग सिखाते हैं, उनके माओं को बैंकिंग सिखा रही। दूसरे हमारे मेडिकल हैं, हम हर बच्चों का मेडिकल करवाते हैं। एक बच्चा अगर सेहतयाब नहीं हो तो पढ़ेगा कैसे? अगर आप फैमिली को लेके नहीं चले तो स्कूल कैसे चलेगा? आप तालीम को फैमिली से नहीं हटा सकते, आप तालीम को सेहत से नहीं हटा सकते हैं। सो तौर तरीके, तालीम, तरबियत और तरबियत के बाद ये है तरक्की। ये मेरा 5 फिंगर फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है ये जब बच्चे आके कहते हैं मेरे रिजल्ट में मैंने ये किया, और मैंने एक यहाँ से छोटी सी सर्टिफिकेट भी वो लाते हैं कि मैं साल भर मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया स्कूल, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है। ये खुशी होती है जब एक काम आप खत्म कर लेते हैं, कोई भी एक मुश्किल काम को जब आप हल कर लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। और उसके बाद आप तैयार होते हैं दूसरी मुश्किल काम फेस करने के लिए। बहुत खुशी है कि मैं थोड़ा छोटा काम कर रही हूँ, बट मुझे इसी की खुशी है कि ये जो थोड़ी सी भी मैं कर रही हूँ, मैं अपने नेशन के तरफ से कुछ मैं उसको आई एम ओइंग टू माई नेशन, मैं अपना मुल्क की तरफ कुछ काम दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह के कुछ लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में चेंज भी लेकर आ रहे हैं और इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक लॉ बना था अभी ज़बर रिसेंटली कि आप अगर आपका बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो या इवन आप अगर काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, तो आपके बच्चे की चाहे मेडिकल तमाम तर फैसिलिटीज़ के हवाले से तमाम तर एक्सपेंसेस हों या फिर उसके एजुकेशन के हवाले से इसको इंश्योर किया जाए। तो जब इस तरह के लॉज बनाए गए हैं कि अगर एक बाप फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बच्चे की ये चीज़ें इंश्योर हो सकती हैं, तो हम भी इंडिविजुअली अपने लेवल पर रह के बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हम काम वाली कोई अपने घर में रखते हैं, कोई मेड रखते हैं, तो हम ये भी इंश्योर करें कि हम उसके बच्चे की पढ़ाई के अखराजात खुद उठाएंगे। तो आप अगर इस छोटे छोटे लेवल पे रहते हुए कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली इस सोसाइटी में चेंज भी आएगा और ऐसे चाइल्ड लेबर खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल, चाइल्ड लेबर खत्म भी हो सकता है। और डेफिनेटली अनम, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग तो बहुत ख्याल रखते हैं। इवन हमारे यहाँ जो भी मेड्स आती हैं, जो भी हमारे साथ में काम करने वाले हमारे घर पे मौजूद होते हैं, ड्राइवर हो, मेड हो, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अगर हर इंडिविजुअल ही ख्याल रखने लग जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है प्रिंसिपल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कितने मजे से जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बातें कर रही थी। और जो फीमेल प्रिंसिपल होती है ना, वो स्कूल की सबसे अच्छी लगती है और वो बड़ी क्यूट होती हैं। वो बच्चों से जो है ना सारी बातें मनवा लेती हैं। तो मुझे इनको देख के अपने स्कूल के प्रिंसिपल याद आ गई जिनको हम मम्मा कहा करते थे। खैर, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। चाइल्ड राइट्स के लिए काम करने वाली सोशल वर्कर सादिया अहमद से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब बारी है झटपट रेसिपी की, और झटपट रेसिपी की जब बारी आती है तो डेफिनेटली सबके जहनों में मावरा का ख्याल आता है। और चल के देखते हैं कि मावरा आज क्या बना रही हैं। लेट्स सी।
रेसिपी दुनिया की सबसे आसान रेसिपी मुझे लगी है, जिसमें आपने जो है वो वनीला आइसक्रीम डाली, मिल्क डाला और ऊपर से उसको चॉकलेट डाली, ब्लेंड किया और चॉकलेट शेक तैयार। एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा और इसमें साथ साथ आपके फैट भी बहुत ज्यादा है। वो तो आप बड़ा एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं वो तो जरूर इस चॉकलेट शेक को ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको पसंद भी आए। आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है आज चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो पाकिस्तान में भी बच्चों से मशक्कत करवाना जुर्म तो है, लेकिन पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक समाजी जरूरत बन चुकी है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा है। जी हाँ, दूसरी तरफ कुछ गैर मुल्की NGOs और पाकिस्तान की फलाही तंजीमें पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम तो कर रही हैं। इसी हवाले से हमारी टीम ने सोशल वेलफेयर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं कि ये क्या कह रही हैं। हमारे इदारे का असल मकसद है कि रिसर्च और एडवोकेसी के जरिए से बच्चों को बचाया जाए, यानी रिसर्च से जो डेटा सामने आता है, जो फाइंडिंग्स आती हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे किस तरह की जबरी मुशक्कत में या मजदूरी में या उन पर अब्यूज़ क्या है, वो रिसर्च से जब हमारे पास एक पुख्ता एविडेंस आ जाती है सामने, तो हम स्टेक होल्डर्स या जिम्मेदारान या जो भी सिविल सोसाइटी के मेम्बरान जो बच्चों की हुकूक से हवाले से काम करना चाहते हैं, उनके सामने ये हम डेटा प्रेजेंट करते हैं रिसर्च की शक्ल में। जो डेटा है ये इस बात का गवाह है कि बच्चों के साथ अगर जो भी उनके हुकूक की हिफाजत नहीं हो पा रही या उनके हुकूक की पामाली हो रही है, तो उस डेटा के तहत अब हमें मजीद और क्या करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली रिसर्च और एडवोकेसी के जरिए से स्पार्क जो है वो बच्चों के हुकूक की हिफाजत करता है। 14 साल से नीचे तक बच्चों को किसी किस्म की जो जबरी मुशक्कत है उसकी इजाज़त नहीं है कानून में, लेकिन 14 साल से ऊपर की है। और 25A जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है आपकी, वो आपको फ्री और लाजमी यानी मुफ्त और लाजमी तालीम का जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत को देती है। चौदह साल से ऊपर के बच्चे को वो इजाजत देते हैं कि आप उसको फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो जब 14 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा, तो वो आप उसको मुफ्त और जो लाजमी या क्वालिटी या मेयारी तालीम है वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो 14 से 16 साल तक का बच्चा तो महरूम रह जाएगा मुफ्त और लाजमी तालीम से। इन तमाम कवानीन में जो तीनों सूबों के हैं उसमें डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, यानी वो बच्चे जो कि घरों में काम करते हैं। आपको मौजूदा कवानीन में फॉर्मल सेक्टर की एक पूरी लिस्ट सामने आती है, लेकिन उसमें डोमेस्टिक लेबर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और उसी का नतीजा है कि जब हमारे बच्चे घरों में, तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो ऐसे बच्चों को कोई हिफाजत दे सके। फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है कि तमाम सूबों में जो उम्र की एक लिमिट रखी गई है, जो एक एज बार है कि किस उम्र से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता या चाइल्ड लेबर फॉर्मल सेक्टर में नहीं कर सकता, वो 14 साल है। पंजाब में उसको रिवाइज करके थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन सिविल सोसाइटी या बच्चों के हवाले से जो काम करते हैं उनकी यही डिमांड रिक्वेस्ट है कि इस उम्र को बढ़ा के आप कम से कम 16 कीजिए, ताकि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो वादा है स्टेट का वो पूरा हो सके। बच्चों के साथ कभी कोई ज्यादती करे, घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ अगर कोई तशद्दुद हो तो उनके कल्प्रिट्स को फौरी तौर पे सजाएं हों, ताकि वो हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आए और आइंदा बच्चों के लिए कोई किसी किस्म का तशद्दुद ना करे। तो हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त मौजूदा जो भी कवानीन है उनकी 100% उनका इतलाक हो, तभी जाके आप जो बच्चों से ज्यादती होती है उसको फौरी तौर पे ख़त्म कर सकेंगे और बच्चों को उनके हुकूक की हिफाजत कर सकेंगे। तो ये तमाम बच्चे जो किसी भट्टी में समटाइम्स काम करते हैं, ईंटें उठाते हैं, इतनी मुशक्कत करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ही इस तरह के लॉज बनाए गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की एनजीओज काम भी कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें इंडिविजुअली भी इस लेवल पर रहते हुए इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर लॉज बने हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे, क्या ही खूब गाते हैं, सैयद नजम, जो कि बहुत जबरदस्त सिंगर हैं और इंतहाई तराशी हुई उनकी आवाज है। नजम से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज नजम ये बताएं कि अभी ब्रेक के लिंक में जब आपकी आवाज़ सुनी थी तो उसके बाद तो बस कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मतलब माशाल्लाह से इतने यंग हैं और इतना मैच्योर, इतना ज़बरदस्त आप गा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कब से गा रहे हैं और आपके उस्ताद कौन हैं और आपने सीखा, जो प्रॉपर सीखा वो आप बचपन से ही सीखना चाह रहे हैं या अब आपने आके सीखा? शौक तो मुझे मतलब बचपन से ही था, लेकिन एक जो मेरी एक प्रॉपर जो तालीम थी वो 14 साल की एज में मैंने उस्ताद अल्ताफ राना साहब से सीखना शुरू किया। फिर मुझे 3 इयर्स हो गए उनसे सीखते हुए। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया आर्ट्स काउंसिल की तरफ से। अच्छा। फिर वहाँ पे भी मैं सीखता हूँ। हाँ। तो स्कॉलरशिप आपको सिंगिंग बेसिस पर मिली थी? सिंगिंग बेसिस पे। बिल्कुल। आपकी आवाज जो हमने अभी सुनी है 16 साल की उम्र में ही इतनी निखरी हुई है, इतनी खरारी सी आवाज है, तो मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपसे कुछ सुनते हैं, उसके बाद मजीद कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या सुनाएंगे आप? मैं आज आपको ये उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब के घराने की ठुमरी है। उनके वालिद अमानत अली खान साहब ने इसको कंपोज किया था जी। तो आज मैं इसको गाने की कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल। तो आप सबकी इजाजत से। बिल्कुल। पाकिस्तान का असल टैलेंट आज गुड मॉर्निंग आज में मौजूद है। ओवर टू यू। सावन बे तो जाए पहरवा, सावन बे तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, है सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा से मुँह से बोले ना, मोरा से मुँह से बोलना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा से मुँह से बोलना, मोरा से मुँह से बोलना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा से मुँह से बोले ना। जबरदस्त नजम, हैरान कर दिया है आपने। यहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर सारे कैमरामैन सब आपको सुनने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। इतनी जबरदस्त 16 साल की उम्र में इतनी मैच्योर आवाज हमने अभी तक तो नहीं सुनी। बहुत ही खूबसूरत आपने इस गाने को नजम ये बताएं कि इतना जबरदस्त आप गा रहे हैं, मतलब हम दोनों ही स्पीचलेस हैं। इवन हमारी टीम के कुछ मेंबर्स भी आके नीचे बैठ गए, अफरा और अस्मा, सुनने के लिए। आपको यकीन नहीं आता कि इतनी छोटी उम्र में आपका जो सुर है, आपकी जो क्लासिकल गायकी है वो इतनी जबरदस्त है कि ना आप कहीं सुर अपने ढीले छोड़ रहे हैं, ना गाने से फोकस जा रहा है। तो ये कितना रियाज करते हैं आप? बहन, पहले तो सबसे पहले ये चीज़ होती है रियाजत, बाद में सबसे पहले इस चीज़ में आ जाता है अदब। अच्छा। जब तक आप अपने उस्तादों का अदब नहीं करेंगे सही से, दिल से उन्हें मानना पड़ता है। जाहिर है कि जब आप अपने उस्ताद से इंस्पायर हैं तो आपको उनका अदब करना पड़ेगा। अदब के बाद बात आती है समझ की।
ये अल्लाह ताला कुदरती एक समझ अता करते हैं। अब मेरे छोटे भाई हैं तो वो बहुत छोटे हैं, उस उम्र में भी वो तान बोलते हैं। क्लासिकल के अंदर सबसे हार्ड चीज़ होती है तान, तो वो इस उम्र में बोलते हैं वो। हालांकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रियादत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ में चलिए कुछ लोग जो है वो ओवरऑल ब्लेस्ड होते हैं और आप उनमें से एक हैं। तो आज आप हमें एक और सॉन्ग सुना दीजिए, आज जाने की जिद ना करें। वैसे तो हम आपसे भी यही कहेंगे लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने। इनसे गाना जरूर सुनना है, चाहे टाइम शॉर्ट हो या नहीं। आपने 2 लाइन जरूर बनाइएगा इसकी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लौट जाएंगे, ऐसी बात किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जबरदस्त। सजम, आपके टाइम पे तो किसी को डाउट नहीं है। बस ये बताएं कि प्रोफेशनली आपने इसी को आगे लेके चलना है या कोई और भी प्लान है आपके? मैम बेसिकली मैं जो फोकस करता हूँ उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब को, उनकी पूरी पर्सनालिटी को, उनके वे ऑफ टॉकिंग को, हर चीज़ को मतलब समझने के, शायद मैं इतना बड़ा उनका फ़ैन हूँ कि हर चीज़ में उन्हें कॉपी करता हूँ। तो आपने आगे सिंगिंग ही करनी है, ये डिसाइड है। चलिए आपको हम यही कहेंगे कि अपने इस टैलेंट को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, मजीद आप इसमें निखार पैदा कर रहे हैं इसकी रियाज करके। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है उसके लिए और आपकी सिंगिंग के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो समटाइम्स हम लोग कभी कभी बोलने से भी अनेबल हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के असल चमकते सितारों को हम गुड मॉर्निंग आज में आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप में भी कोई ऐसा खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमें हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर बताइए कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, तो हम आपको यहाँ आने का मौका देंगे। और अब हमारे गुड मॉर्निंग आज का जो शो का टाइम है वो खत्म हुआ। बिल्कुल, इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड take good care of yourself and keep watching Good Morning Aaj.